हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। और हम आपके अपने टेस्ट सीरीज जो 50 क्वेश्चन का MCQs क्वेश्चन डिस्कशन है, वो डेली टेस्ट सीरीज का वह हम आपको लेके आ गए हैं। आज सेकेंड टेस्ट है 50 क्वेश्चन का। ये आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह रेलवे हो, बिहार SSC हो, CGL का आपका एग्ज़ाम हो, इंटर लेवल SSC हो या MTS का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा बिहार दरोगा, बिहार पुलिस हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका पूरा सॉल्यूशन देखने का कोशिश कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप करके ना देखिए, क्योंकि इसमें जितना भी हम क्वेश्चन डाले हैं सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। सारा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, खास करके स्टेट लेवल के एग्जाम में निश्चित तौर पर रिपीटेड होता है। तो इन क्वेश्चन को आप इग्नोर ना कीजिएगा। अगर वीडियो देखना है तो पूरा वीडियो देखिएगा, तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। केसरिया कंपटीशन क्लास का ये जो आपको 50 क्वेश्चन का सीरीज हो रहा है, इसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा आपको। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले हम अपने मोटो पर ध्यान दे लेते हैं। हमारी परिस्थिति हमारा मोटिवेशन है, यानी खुद का परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे। इसके अलावा, अपनी परिस्थिति के अलावा दुनिया का कोई भी परिस्थिति हमें मोटिवेट नहीं कर सकती है। तो हम अपने परिस्थिति को समझते हैं, जानते हैं, तो निश्चित तौर पर हम मोटिवेट होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम अपने स्क्रीन पर देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वह है, आज का पहला क्वेश्चन, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल रह चुके थे। इसमें देख लेते हैं तो इनका कार्यकाल जो रहा था वह 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था लॉर्ड वेलेस्ली का। लॉर्ड वेलेस्ली के ही शासनकाल में सहायक संधि की शुरुआत किया गया था। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही सन 1798 ईस्वी में किया गया था। और हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ये सभी राज्य जो थे वो सहायक संधि के अंतर्गत शामिल किए गए थे। इसके अलावा अगर देख लेते हैं तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी सन 1799 ईस्वी में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही किया गया था या हुआ था। कलकत्ता में इन्होंने ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, वो कलकत्ता में नागरिक सेवा की भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए इस कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को किया गया था। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को वैसे युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए जो सिविल सेवा में भर्ती होने वाले होते हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। क्लियर है? चलिए बढ़ते क्वेश्चन आगे। दूसरा क्वेश्चन है, सन 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो अधिकार करने के लिए जाना जाता है मीर कासिम को। मीर कासिम जो था वो बंगाल का नवाब जो बना था सन 1760 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी में, 60 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। 1763 ईस्वी तक यह बंगाल का नवाब बना रहा था। यह मीर जाफर का दामाद था। किसका दामाद था? मीर जाफर का दामाद था। अंग्रेजों के संरक्षण के थ्रू इसे बंगाल का नवाब बनाया गया था। यही मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से, पहले राजधानी जो थी बंगाल की राजधानी को जब नवाब बना तो बंगाल की राजधानी को पहले जो मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया। मुंगेर स्थानांतरित करने वाला यही शासक था, यही नवाब था। देख लेते हैं
तो बंगाल की राजधानी के रूप में ढाका भी राजधानी रहा था। पहली राजधानी ढाका रहा, उसके बाद मुर्शिदाबाद रहा, उसके बाद मुंगेर स्थानांतरित किया गया था। क्लियर है, मुंगेर स्थानांतरित किया गया था। देख लिया जाए तो मीर कासिम की मृत्यु 8 मई 1717 ईस्वी को हो गई थी। मृत्यु की बात करें तो 8 मई 1777 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी और बड़ी गरीबी में इनकी मृत्यु हुई थी। वो दिल्ली में इनकी मृत्यु बड़ी गरीबी स्थिति में हुई थी। जब ये मरा था तो इसके पास मात्र 2 गो कंबल ही रहा था। बढ़े आगे, तो मीर कासिम था। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है? तो सुमेलित नहीं है इसमें से देख लेते हैं, रोहतांग नाथुला दर्रा। ये नाथुला दर्रा लिखा हुआ है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में इसके अलावा और दर्रा को याद रखेंगे तो जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों सिक्किम में स्थित है। रोहतांग दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। तो यहां से यह जम्मू कश्मीर वाला आंसर जो है मिला हुआ है वो गलत आपका हो जाएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा के अलावा सिपकिला दर्रा और बारालापचा दर्रा, सिपकिला और बारालापचा दोनों दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि जम्मू कश्मीर के दर्रा को याद रखेंगे तो कहेंगे बाबूजी पी कर आए, बाबूजी पी कर आए, बाबूजी पी कर आए हैं। तो बाबूजी से याद रखिएगा, ब से बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बू से बुर्जिल दर्रा, जा से याद रखेंगे, जा से जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, और जा से जोजिला दर्रा, और पी से पीर पांजाल, पीर पांजाल दर्रा, अका से काराकोरम, काराकोरम दर्रा को याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर से है। क्लियर। इसके अलावा पालघाट दर्रा जो केरल में स्थित है, बोमडिला दर्रा जो स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला के अलावा याद रखेंगे यांगयाप दर्रा और डीफू दर्रा, डीफू दर्रा, ये दोनों के दोनों दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। क्लियर है। सिक्किम में हो गया नाथुला और जेलेपला दर्रा। उत्तराखंड में भी याद रखेंगे, उत्तराखंड वाला याद रखेंगे, याद कहेंगे एम एन और एल, तो याद रखेंगे एल एम और एन, क्रम से याद रखेंगे, क्रम से याद रखेंगे एल एम और एन। एल से याद रखेंगे आप लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, मा से माना दर्रा, और एन से याद रखेंगे, एन से नीति दर्रा होता है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों के तीनों दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर। इसके अलावा मणिपुर का भी याद रख लेंगे, मणिपुर तूजू दर्रा, मणिपुर में तूजू दर्रा स्थित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिलावट में आपका कौन सा सुमेलित नहीं था? तो रोहतांग दर्रा जो जम्मू कश्मीर के साथ मिलावट नहीं होता है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला और बारालापचा भी हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। आगे कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित सिंधु सभ्यता का एक नगर था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला में यह कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो काली चूड़ियां होता है, काली चूड़ियां होता है कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ की अगर बात किया जाए तो। और यह कालीबंगन जो है वो घग्घर नदी, जिसका पुराना नाम द्विशद्दती नदी पुराना नाम है। घग्घर नदी का पुराना नाम द्विशद्दती है, सैंधव नाम जिसको कह सकते हैं।
इस काली बंगन से क्या क्या चीज प्रमाण मिला है? तो जूता हुआ खेत, क्या? जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। इसके अलावा नक्काशीदार ईंट का भी प्रमाण इसी काली बंगन से मिला है। काली बंगन से नक्काशीदार ईंट, जूता हुआ खेत, इसके अलावा घोड़ा का अस्थि पंजर, ये सभी कहां से मिला है? काली बंगन से मिला है। अगर काली बंगन के खोज की बात कर लेंगे, तो सबसे पहले अमलानंद घोष के द्वारा सन 1951 ईस्वी में किया गया था। बाद में इसकी खोज बी लाल और बी.के. थापर के द्वारा 1961 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। क्लियर है? बढ़े आगे। पूरा जितना हम डिस्कशन करते हैं ना, अगर पूरा डिस्कशन को सुन लेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं से भी एक क्वेश्चन का जो डिस्कशन करते हैं उससे किसी भी प्रकार का सवाल आपसे छूटने वाला नहीं होता है। किसी भी तरह का इससे रिलेटेड, अब काली बंगन से किसी भी तरह का रिलेट करके अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो निश्चित तौर पर आपसे नहीं छूटने वाला। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। निश्चित तौर पर आपको आने वाला बीएसएससी के एग्जाम या दरोगा या बिहार पुलिस में निश्चित तौर पर फायदा करेगा। हाल ही में अब तो ग्रुप डी में भी देख रहे हैं इस तरीका का क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। तो स्किप करके ना देखिएगा वीडियो, लगातार वीडियो देखिए। आगे, भारत आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। यह नागार्जुन जो थे वह कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के दरबार के विभूति हुआ करते थे। नागार्जुन, महाचेत, संरक्षण, अश्वघोष, वसुमित्र, पाशर्व, चरक, ये सभी जो थे वो कनिष्क के दरबार के, किसके दरबार के? कनिष्क के दरबार के विभूति हुआ करते थे। कनिष्क के दरबार के विभूति हुआ करते थे। देख लेते हैं नागार्जुन के बारे में। तो नागार्जुन जो थे उन्होंने एक पुस्तक की रचना किया था। इनका पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र। पुस्तक का नाम माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की रचना इन्होंने किया था। इस पुस्तक में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यही कारण है कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। आइंस्टाइन ने भी सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके तहत E बराबर mc² जो इक्वेशन दिया वो आइंस्टाइन दिया था। उसके पहले ही भारत में माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की रचना करके नागार्जुन ने उसी में सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन कर दिया गया था। यही कारण है कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। असमान, अक नहीं पढ़ेंगे, असमान वृत्तीय गति में क्या हो सकता है? तो असमान वृत्तीय गति कह रहा है, समान वृत्तीय गति नहीं कह रहा है, असमान वृत्तीय गति कह रहा है। तो इसमें त्वरण और वेग दोनों बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगर एक समान वृत्तीय गति में कह देगा, यही क्वेश्चन अगर एक समान वृत्तीय गति हो जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर डी के लिए एक समान यहां पे जो होगा ना वो उसका क्वेश्चन ही होगा एक समान। यहीं पर क्वेश्चन में ही त्रुटि है। एक समान वृत्तीय गति में क्या हो सकता है? तो त्वरण एवं चाल दोनों नियत होता है। त्वरण एवं चाल दोनों ही नियत होता है। इसके अलावा और क्या होता है नियत, वो भी ध्यान रख लेंगे। तो इसके अलावा गतिज ऊर्जा भी जो होता है वो नियत होता है। जबकि अनियत यानी परिवर्ती क्या होता है? परिवर्तित क्या चीज होता है? तो परिवर्तित होता है वेग एवं दिशा परिवर्तित होता है। जब एक समान वृत्तीय गति होगा तो परिवर्तित होगा वेग और दिशा परिवर्तित होगा। जबकि गतिज ऊर्जा, त्वरण और चाल
ये क्या होगा, नियत होगा, नहीं बदल सकता है। क्लियर। चलिए 7वां क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वह 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना, इसका उद्देश्य था। तथा यह जो प्रारंभ हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यह किसकी सहायता से? सहायक देश जो था, सहायता से यूएसए की सहायता से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 56 तक रहा था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। अक्रिय गैस जो होता है इसकी संयोजकता 0 होती है। इस अक्रिय गैस को नोवेल गैस या इसी को हम लोग दुर्लभ गैस भी कहते हैं। और इसकी संख्या की अगर बात कर लिया जाए, तो 6 संख्या में पाया जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडन के रूप में पाया जाता है। और इस अक्रिय गैस का पीरियोडिक टेबल में स्थान की बात कर लिया जाए तो स्थान जो होता है वह 18वें आवर्त में पाया जाता है। क्लियर है। इसकी खोज की अगर बात किया जाए, अक्रिय गैस की खोज की बात किया जाए तो खोज सबसे पहले रैमजे नामक विद्वान के द्वारा अक्रिय गैस की खोज किया गया था। क्लियर है। कोई दिक्कत? छेबो गैस में पूछ देता है कि कौन सा अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, तो वो होता है रेडॉन नामक अक्रिय गैस जो होता है। रेडॉन नामक अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक्वारेजिया सांद्र HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है? एक्वारेजिया में क्या मिला दिया जाएगा ताकि HNO3 में क्या और ऐड कर दिया जाएगा जिसके तहत बन जाता है एक्वारेजिया? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। अगर HCl को ऐड कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर एक्वारेजिया बनता है। एक्वारेजिया में HNO3 प्लस HCl का अनुपात अगर आपसे पूछता है तो अनुपात के रूप में याद रखेंगे 1:3 के रूप में रखेंगे। क्लियर है। एक्वारेजिया को अम्लों में राजा कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। इसका उपयोग क्या होता है? तो धातु को गलाने के लिए उपयोग में क्या होता है? धातु को गलाने में इसका एक्वारेजिया का इस्तेमाल किया जाता है। खास करके सोना और प्लेटिनम को इसके द्वारा गलाया जाता है। क्लियर है। 10 नंबर क्वेश्चन, निरिशंस प्राणी। निरिशंस का मतलब क्या होता है? निरिशंस का मतलब होता है पीड़ा पहुंचाने वाला, क्रूर प्राणी जो सभी को पीड़ा पहुंचाता है। पीड़ा पहुंचाने वाला या क्रूर प्राणी को निरिशंस प्राणी के रूप में जाना जाता है। तो सबसे निरिशंस प्राणी जो इसमें आ जाएगा वो हमारा व्हेल आ जाएगा। आगे है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो तमिलनाडु राज्य का हिस्सा रामेश्वरम है। रामेश्वरम जो है वह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिला, क्या? रामनाथपुरम जिला में स्थित है। और इस रामेश्वरम को ना दक्षिण का काशी कहा जाता है। जिस तरीका से वाराणसी में काशी स्थित है जो भगवान शंकर के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरीका से दक्षिण का काशी जो है वो रामेश्वरम को कहा जाता है। इसी रामेश्वरम नामक स्थान पर भगवान राम ने शिव की पूजा की थी और शिव को रामेश्वरम कहा था, यानी राम का जो ईश्वर है वह है शिव, अतः उस स्थान का नाम रामेश्वरम पड़ गया था। तो दक्षिण का काशी कहा जाता है रामेश्वरम को। क्लियर। आगे है, एक खगोलीय पात्रक
औसत दूरी कितना होता है। एक खगोलीय दूरी जो होता है ना, उसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में एक खगोलीय दूरी को दर्शाया जाता है। और एक खगोलीय दूरी जो होता है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होता है। पृथ्वी प्लस सूर्य के बीच औसत दूरी जो होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम लोग कहते हैं एक खगोलीय इकाई, जो कितना के बराबर होता है? जो 14.96 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। लगभग हम लोग का आ जाता है 15 करोड़ किलोमीटर जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होता है। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कभी ऐसा भी समय आता है कि घट भी जाता है और कभी बढ़ भी जाता है। तो जब औसत दूरी बढ़ता है और दूसरा कंडीशन में घटता है, दूरी घटता है किसके किसके बीच? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। जब दूरी बढ़ता है तो उसको कहेंगे अपसौर। क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे उसको, एपीहेलियन। और जब दूरी घटता है तो उसको उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे, यानी पेरीहेलियन कहेंगे, पेरीहेलियन कहेंगे। अपसौर की घटना अगर देखा जाए तो साल में 4 जुलाई, और उपसौर की घटना जब दूरी घटता है वह 3 जनवरी को घटित होता है। 4 जनवरी को जब दूरी, औसत दूरी बढ़ता है तो उस समय निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। क्या होता है? निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। और जब औसत दूरी घट जाता है तो उच्च ज्वार होता है, उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। क्लियर? ज्वार और भाटा जानते हैं ना, ज्वार, निम्न ज्वार उत्पन्न होता है जब दूरी बढ़ जाता है, तब अपसौर के दिन होता है, और उपसौर के दिन उच्च ज्वार आ जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। तो हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी को एक खगोलीय दूरी कहा जाता है, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी होता है? तो केचुआ जो होता है वह एनिलिडा संघ में शामिल किया जाता है। किसमें? एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा संघ में शामिल किया जाने वाला जीव होता है। और यह किसान का मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी को उर्वरा बना देता है। आगे है, युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित इसमें किया गया है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का सही बात है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो देख लेंगे, हमारा शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है वह कुल नृत्यों की संख्या 8 है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? कुल 8 है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, केरल का नहीं है। कथक कहाँ का है? मणिपुर का नहीं है। कथक कहाँ है? उत्तर भारत का, उत्तर भारत का। कथकली कहाँ है? केरल का। कथकली कहाँ है? केरल का कथकली है। जबकि इसके अलावा 4 गो तो यहीं पर हो गया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक और कथकली। 4 गो और एक होता है ओडिशा। कहाँ का? ओडिशा का ही, ओडिशा राज्य का ही। एक मणिपुरी, मणिपुर का। इसके अलावा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का? मोहिनी अट्टम केरल का होता है। केरल, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरल का होता है। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? असम का है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य को भारत में शामिल किया गया है। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है परमाणु के नाभिक में। परमाणु के नाभिक की खोज की बात किया जाए,
परमाणु के नाभिक की खोज की अगर बात किया जाए तो खोजा था किसने? रदरफोर्ड ने। जिस कारण से रदरफोर्ड के थ्योरी को नाभिकीय थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 1911 ईस्वी में नाभिक की खोज किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कण के रूप में प्रक्षेपित हुआ था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा और इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में, परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ रहता है, उसकी खोज जे थॉम्पसन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेट को राष्ट्रकूटों की राजधानी बताया था या बनाया था? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो था, उन्होंने राष्ट्रकूट की राजधानी को मान्यखेत बनाया था। क्लियर है? राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना, राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना जो किया था वह दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 752 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। अमोघ वर्ष के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। तो अमोघ वर्ष जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा इन्होंने कविराज मार्ग की रचना किया था। अमोघ वर्ष जो था वो एक पुस्तक की रचना किया था जिसका नाम था कविराज मार्ग। क्या था? कविराज मार्ग। कविराज मार्ग किस भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में। कविराज मार्ग की स्थापना कन्नड़ भाषा में रचना किया था। और अंत में अमोघ वर्ष जो था वो राष्ट्रकूट, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था जो तुंगभद्रा नदी में शरीर को त्याग दिया था, यानी जल समाधि ले लिया था। तो अमोघ वर्ष जो था वो तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लिया था, जल समाधि ले लिया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है? अब देखेंगे, पदार्थ को उसके चुंबकीय बिहेवियर के अनुसार 3 भाग में बांटा जाता है। एक तो होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को हम लोग कहते हैं डाईमैग्नेटिक। दूसरा होता है अनुचुंबकीय, इसको कहते हैं मैग्नेटिक। क्लियर? और एक होता है चुंबकीय, इसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक। सब में सबस्टांस जोड़ देंगे, डाईमैग्नेटिक सबस्टांस, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस और मैग्नेटिक सबस्टांस। प्रतिचुंबकीय की अगर बात कर लेंगे तो प्रतिचुंबकीय वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक के दिशा में रखने पर चुंबक के विपरीत दूर भागते हैं चुंबक से, उसे प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल को याद रखिएगा कि बिस्मथ होता है, बिस्मथ। इसके अलावा तांबा चांदी। इसके अलावा याद रखेंगे जस्ता। इसके अलावा याद रखेंगे हीरा, नमक और जल को याद रखेंगे। इसके अलावा अनुचुंबकीय के अंतर्गत याद रखेंगे किसको? ऑक्सीजन को याद रखेंगे, एल्यूमिनियम को याद रखेंगे। इसके अलावा प्लैटिनम को याद रखेंगे। इसके अलावा क्रोमियम को याद रखेंगे। इसके अलावा सोडियम को याद रखेंगे। यह अनुचुंबकीय के अंतर्गत आता है। और चुंबकीय में वो ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, जिसमें लौह गुण पाया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? लोहा आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा भाई? तो कोबाल्ट के अलावा निकेल आ जाएगा, इसमें इस्पात आ जाएगा। इस सभी को चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर है? अब तो छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और चुंबकीय में अब देखेंगे, छांट लेंगे तो कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत आता है। तो बिस्मथ, तांबा, चांदी, जस्ता, हीरा, नमक और जल सभी को रखा जाता है। तो इसमें कॉपर आ जाएगा आपका और जल दोनों आ जाएगा, यानी ए और सी हो जाएगा। एक ई ऑप्शन होना चाहिए जिसमें होना चाहिए ए
और सी दोनों, यानी कॉपर और जल दोनों को शामिल किया जाता है। आगे है कंप्यूटर तकनीक में स्टेट ऑफ द आर्ट वाक्य का अर्थ क्या होता है? अप टू डेट, सबसे अच्छा, अत्याधुनिक, ये सभी होता है। आगे है चेना एक प्रकार की कृषि है जो की जाती है, कहाँ की जाती है? अब देखेंगे चेना एक प्रकार की जो कृषि है ना, वो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है, स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? अब स्थानांतरित कृषि को कैसे याद रखेंगे? तो एक ही ट्रिक याद रखेंगे। दुनिया में स्थानांतरण कृषि को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे याद रखेंगे रे वियतनाम, ब्राजील को रोको, उसके बाद म्यांमार तू गया, कहाँ गया? तो श्रीलंका में चना चबाने गया, चेना चबाने। क्लियर है? अब देखेंगे वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? रोक्का कहा जाता है। इसको रोक्का याद रखेंगे, रोक्को लिखे, रोक्का याद रखेंगे। ब्राजील में रोक्का कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। म्यांमार में क्या कहा जाता है? तुग्या, और श्रीलंका में चेन्ना के नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। क्लियर? यह प्रकार जो है वो स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है, और इस स्थानांतरित कृषि को जलाओ और काटो और जलाओ याद रखेंगे। काटो और जलाओ याद रखेंगे। स्थानांतरित कृषि को एक और नाम है काटो और जलाओ। स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है काटो और जलाओ कहा जाता है। वियतनाम में रे, ब्राजील में रोको, म्यांमार में तुग्या, श्रीलंका में चना चबाने गया। क्लियर है? अब इसके अलावा और भी कुछ याद रख लेंगे। फिलीपींस में इसे कैनिंग कहा जाता है। फिलीपींस में कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, फिलीपींस में इसे कैनिंग कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में, खूब ही तो क्वेश्चन पूछता है, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में तमराई, थाईलैंड में इसे तमराई कहा जाता है। वेनेजुएला में इसे कहा जाता है कानूगो, वेनेजुएला में कानूगो कहा जाता है। इसके अलावा केरल में इसे कहा जाता है, केरल में कहा जाता है ओनम, एरका, कुमारी, ओनम, एरका और कुमारी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को बेद्दा कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को बेद्दा कहा जाता है। एमपी में, मध्य प्रदेश में, एमपी में कहा जाता है बैबार कहा जाता है, या पेड़ा भी कहा जाता है। बैबार या पेड़ा कहा जाता है। और राजस्थान में राई कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। सब याद रखेंगे। फिलीपींस में कैनिंग, पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि, थाईलैंड में तमराई, वेनेजुएला में कानूगो, केरल में ओनम, एरका और कुमारी, आंध्र प्रदेश में बेद्दा, एमपी मध्य प्रदेश में बैबार या पेड़ा, और राजस्थान में राई कहा जाता है। आगे है कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है? एनीमोमीटर, वायु की चाल सुमेलित है। आमीटर, विद्युत धारा सुमेलित है। कैकियोमीटर नहीं है यहाँ पे है टाइकियोमीटर लिखा हुआ होगा, टाइकियोमीटर। क्लियर है? टाइकियोमीटर जो होता है, उड़ती हुई हवाई जहाज के चक्के की गति ज्ञात किया जाता है। दाबांतर तो होता है बैरोमीटर, दाब में अंतर
बैरोमीटर। क्लियर? तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर। उच्च ताप को मापा जाता है या सूरज के विकिरण को मापा जाता है। श्वसन क्रिया में वायु कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? थोड़ा सा देख लेंगे। हमारे सांस में ली गई वायु और निकाली गई वायु, सब थोड़ा सा ध्यान देने चलेंगे। निकाली गई वायु, क्लियर? अब देखेंगे, सबसे पहले रखेंगे नाइट्रोजन को, उसके बाद रखेंगे ऑक्सीजन को, उसके बाद रखेंगे CO2 को। क्लियर? अब देखेंगे कौन कौन से कैसे कैसे निकालते हैं। नाइट्रोजन लेते हैं हम लोग कितना? 78.08% लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं कितना? ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21% लेते हैं ऑक्सीजन को। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। जितना वायुमंडल में होता है सब ले लेते हैं। क्लियर? अब देखिए निकालते हैं कितना? 78.08%। नाइट्रोजन का कोई काम नहीं हमारे शरीर में है, तो जितना लेते हैं उतना वापस कर देते हैं। 21% में से ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग 4% कर लेते हैं और 17% छोड़ देते हैं। क्लियर है? ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह 0.03% जो हम लोग लिए थे, वह यही ऑक्सीजन जो है वह कार्बो हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के और शरीर के बाहर निकलता है। यानी ये वाला जो 21% में से ये 7% जो 17% हुआ है, 4% जो है ऑक्सीजन, वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल के बाहर आ जाता है। तो कौन से वायु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे है, अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा किया गया था? वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार के द्वारा सन 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दिया गया था 12 अगस्त के दिन। क्लियर? 12 अगस्त के दिन हत्या कर दिया गया था। और किसके आदेश पर? किसके आदेश पर? तो आदेश अगर याद रखेंगे कि किसके आदेश पर, तो जहांगीर के आदेश पर। जहांगीर के आदेश पर इसकी हत्या कर दिया गया था। अबुल फजल की पुस्तक है अकबरनामा। अकबरनामा। यह अबुल फजल जो है वो अकबर के दरबार के नवरत्न में से शामिल थे, जैसे बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अबुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। ये नौवों के नौवे अकबर के दरबार के नवरत्न हुआ करते थे, जिसमें अबुल फजल भी एक थे, जिन्होंने अकबरनामा की रचना किया था, जिसमें अकबर के बारे में और इसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि अकबरनामा अबुल फजल की अकबरनामा जो है वो अबुल फजल की आत्मकथा है। अबुल फजल की आत्मकथा है, खुद के बारे में बताया। आगे है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में वर्णित किया गया है। कहा गया है कि राज्य ऐसा कानून बनाएगा, ऐसा सामाजिक कल्याणकारी कानून बनाएगा जो सभी के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय दिलाने योग्य शासन होगा, उसी के तहत कानून बनाएगा, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 38 में किया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या किया गया है भाई? तो स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 19 में किया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या किया गया है भाई? तो अनुच्छेद 14 में समता एवं समानता का अधिकार की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। आगे, कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो प्लेग मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो प्लेग होता किससे है? तो चूहा के पिस्सा में पाया जाता है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा ही प्लेग रोग हो जाता है। क्लियर है? पीत ज्वर जिसको आप कह रहे हैं, पीत ज्वर जो देख रहे हैं, वह विषाणु के द्वारा होने वाला और एडीज इजिप्टियाई मच्छर की प्रजाति के काटने से पीत ज्वर होता है। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से हो जाता है। और डेंगू जो होता है वो एडीज इजिप्टियाई परिवार का ही मच्छर जो होता है वो काट लेने से डेंगू नामक रोग हो जाता है, जिसे डेंगू मच्छर के नाम से भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं।
क्लियर। और वायरस जो इसके लिए उत्तरदायी होता है वो होता है अरबो वायरस, क्लियर। आगे है उल्का क्या होता है। तो उल्का जो होता है कि जब कोई ब्रह्मांडीय पिंड जो होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायुमंडल में प्रवेश करते समय घर्षण क्रिया होता है, घर्षण क्रिया के कारण वह जल उठता है, तो उसको कहते हैं उल्का। और जब बिना जला हुआ वह नीचे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और पृथ्वी पर गिर जाता है, उसको कहते हैं उल्का पिंड गिरा है। दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह है यूएसए का एरिजोना प्रांत, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा उल्का पिंड एरिजोना प्रांत यूएसए में गिरा है, जो आज भी एग्जाम्पल है। आगे है राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश के आधार पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 85 के 2 में किया गया है, क्लियर है। आगे अच्छा ये देख लेंगे कि राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, वह किस शक्ति के अंतर्गत आता है, विधायी शक्ति। राष्ट्रपति का कैसा विधायी शक्ति है राष्ट्रपति का, ये क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलवाया था, चंद्रगुप्त, सर्वप्रथम गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया गया था। और एवन कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था राजा रानी प्रकार का तो सिक्का चलाया ही, खड़ा मुद्रा स्वयं का अपना फिगर और रानी का फिगर खड़े रूप में प्रदर्शित किया और अपनी रानी का नाम भी लिखवाया था उस पर, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ था। किससे, कुमार देवी इसकी पत्नी का नाम था, जो सिक्का में ही अंकित मिलता है, क्लियर है। हालांकि गुप्त वंशीय शासक स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त के द्वारा भी राजा रानी प्रकार का सिक्का का प्रचलन जारी रखा गया था, क्लियर। लेकिन सबसे पहले कौन, चंद्रगुप्त प्रथम थे। आगे सजीव वस्तुओं से उत्पन्न होती है, यह कहा था चार्ल्स डार्विन नामक विद्वान के द्वारा। चार्ल्स डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है, महानतम अन्वेषक कहा जाता है। इन्होंने ही, चार्ल्स डार्विन ने ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नामक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिनका कहना था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जितना ज्यादा संघर्ष करेगा इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वीलोक पर, वह उतना ही ज्यादा जीवित रह सकता है संघर्ष करने के दौरान। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चार्ल्स डार्विन का कथन है, क्लियर। 1831 ईस्वी में बीगल नामक जहाज से विश्व का इन्होंने भ्रमण किया था, इसी कारण से इन्हें पुरावशेष का महानतम अन्वेषक के नाम से भी जाना जाता है। आगे है किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी। देखेंगे सबका स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था। जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता मिला था 18 अप्रैल 1980 ईस्वी को जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता मिली थी। घाना को स्वतंत्रता 6 मार्च 1957 को घाना को मिली थी। कांगो को स्वतंत्रता मिली थी 30 जून 1960 ईस्वी को, और नाइजीरिया को स्वतंत्रता मिली थी 1 अक्टूबर 1960 ईस्वी को। तो सबसे पहले स्वतंत्रता घाना को मिली थी 1957 में। आगे कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी। कला की गंधार शैली का प्रचलन कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। ये गंधार शैली जो है ना, वो यूनानी शैली और भारतीय शैली
दोनों का मिश्रित शैली है, जिसे गांधार शैली की संज्ञा दिया था। और इसका सर्वाधिक प्रचलन जो हुआ वो कनिष्क कुषाण वंश में ही हुआ था। यह गांधार शैली का प्रचलन, साथ में मथुरा शैली का प्रचलन भी कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। गांधार शैली का सबसे प्रसिद्ध स्थल जो था, प्रसिद्ध स्थल जो था वो तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था। क्लियर? आगे है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या हो जाती? तो दिन की अवधि घट जाती। क्यों? क्योंकि प्रकाश का ना तो प्रकीर्णन होता ना तो अपवर्तन होता, जिसके कारण से जो सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य का दिखाई देता है, जिसके कारण से दिन पहले हो जाता है और शाम होने के बाद भी उजाला बना हुआ रह जाता है, दिन बना हुआ रह जाता है। तो वो चीज नहीं हो पाता अगर वायुमंडल नहीं होता तो, जिसके कारण से दिन की अवधि घट जाती या प्रक्रिया ही नहीं हो पाती। क्लियर है? चलिए, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बन यौगिक में कितनी होती है? तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 4 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो कितनी होती है संयोजकता? तो बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही उसकी संयोजकता कहा जाता है। तो इसकी संख्या 4 होता है। लुईस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है जो क्या करता है? लुईस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के युग्म को स्वीकार करता है, लेता है, स्वीकार करता है, लुईस का कहना था। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आर्हेनियस भी कहा था। आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। जल में घुलकर अम्ल हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। किसने कहा था? आर्हेनियस ने कहा था। क्लियर? कि जल में घुलकर अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन आयन देता है। इसके अलावा ब्रॉन्स्टेड और लैरी का कथन था कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करता है। क्लियर? अम्ल वह पदार्थ होता है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन को प्रदान करता है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग कर दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है, जो एक विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति का शामिल किया जाता है। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 85 का 2 में किया गया है। आगे है, यूरोप का संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर जो है वो अलग कर देता है? तो वह सागर है अटलांटिक महासागर। देखेंगे, इधर यूएसए है और इधर यूरोप है और बीच में एस के आकार का आकृति जो बना हुआ है, अंग्रेजी के एस आकार का आकृति बीच में अटलांटिक महासागर का बना हुआ है। तो यूएसए और यूरोप को जो अलग कर रहा है वो यही अटलांटिक महासागर अलग कर रहा है। आगे, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? विधानमंडल इसको बनाएंगे। विधानमंडल को क्या कहा जाता है? जापान के विधानमंडल को डायट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस यूएसए के विधानमंडल को पार्लियामेंट, ब्रिटेन के विधानमंडल को मजलिस की अगर यदि जो बात कर लेंगे तो मजलिस मालदीव और ईरान, मालदीव और ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। क्लियर है? अमलगम क्या होता है? तो अमलगम जो होता है, अमलगम पारा और किसी अन्य धातु से बनी हुई मिश्र धातु होती है। इसमें पारा होता है और अन्य धातु होता है, इसी का यह मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु होता है। लेकिन अन्य धातु में एक गो अपवाद है। इस अन्य धातु में एक अपवाद है। कौन है? लोहा। लोहा इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, यानी लोहा अमलगम नहीं बनाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो मिश्र धातु जिसमें एक अवयव मरकरी होना आवश्यक होता है, बाकी कोई भी धातु रहे, लेकिन अपवाद में केवल एक धातु लोहा नहीं होता है अमलगम का हिस्सा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? तो राइबोसोम को
कोशिका का यह ऐसा अंग होता है जो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण इसी राइबोसोम में होता है। राइबोसोम के खोज की अगर बात किया जाए तो खोज किया गया था रॉबिन्सन। सब पढ़ाए हुए हैं, क्लास में जाके देखेंगे सारा चीज पढ़ाए हुए हैं। जितना सेल का मेरा क्लास अगर देख लीजिएगा तो निश्चित तौर पर एक भी क्वेश्चन इस सबसे नहीं छूटेगा। खोज रॉबिन्सन एंड ब्राउन नामक विद्वान के द्वारा 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में किया गया था, पादप सेल में किया गया था। क्लियर। लेकिन जंतु सेल में इसकी खोज, जंतु सेल में इसकी खोज पैलाडे, G.E. पैलाडे नामक विद्वान के द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। अगर राइबोसोम के संगठन की बात करेंगे कि किससे किससे मिलकर बना होता है, तो यह संगठन जो होता है वह आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। आरएनए और प्रोटीन की बनी हुई, सम्मिलित रूप से बनी हुई संरचना को राइबोसोम कहा जाता है। क्लियर है। आगे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। कब मौर्य वंश की स्थापना किया? कब किया? तो याद रखेंगे 345 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। हालांकि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे या बने थे। क्लियर है। अब देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से, कभी कभी धर्म पूछ देता है, कौन सा धर्म अपनाया था? तो जैन धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। और यह कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाके संलेखन विधि से, संलेखन विधि किसको कहा जाता है? भूख प्यास को त्याग कर अपने शरीर को त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मौर्य वंशीय कौन सा ऐसा शासक था जिन्हें संलेखन विधि से अपने शरीर का त्याग किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि से अपने शरीर का त्याग किया था। धर्म था इनका जैन धर्म। क्लियर है। सेंड्रोकोटस भी इनको कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है जस्टिन के अनुसार। जस्टिन ने इन्हें सेंड्रोकोटस की संज्ञा दी थी, जबकि विलियम जोन्स के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 298 बीसी में इनकी मृत्यु कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखन विधि से हो गया था। भूख प्यास को त्याग कर शरीर को त्याग दिया था। आगे, फलों को गिरने से रोकने के लिए मददगार होता है कौन सा? इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन। इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन, इसकी खोज की अगर बात कर लिया जाए, सब पढ़ाए हुए, सब पादप हार्मोन जितना भी है सब पढ़ाए हुए हैं। पादप हार्मोन में जाके क्लास देखेंगे तो वहां पे पढ़ा हुआ है। खोज जो किया था इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन की खोज जो किया था वो डार्विन के द्वारा 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा किया गया था। इस इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन को वृद्धि नियंत्रक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होता है। इसके अलावा साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है, इसकी खोज, साइटोकाइनिन की खोज मिलर नामक विद्वान के द्वारा 1955 ईस्वी में लिथाम ने इसका नामकरण किया था। साइटोकाइनिन हार्मोन का काम होता है कि आरएनए प्लस प्रोटीन बनाने में यह मदद करता है पौधे में, तथा बौना पौधा को लंबा करने में साइटोकाइनिन ही मदद करता है। जिब्रेलिन्स हार्मोन की खोज किसके द्वारा किया गया था? कुरोसावा नामक विद्वान के द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया था। ये जापान के विद्वान थे। तथा जिब्रेलिन्स हार्मोन जो काम करता है वह बौना पौधा को लंबा करने का काम करता है तथा सुसुप्तावस्था में पड़े हुए बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर। यानी बीजों के सुसुप्तावस्था को भंग करने में जिब्रेलिन्स हार्मोन काम करता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो 12 अंग जो है वह सबसे पूर्वकालिक, सबसे पुराना जैन ग्रंथ है। आगे है, कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो कालीबंगन अभी क्लास में आया था। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। किस नदी पर? घग्घर नदी के तट पर स्थित है। घग्घर नदी का पुराना नाम द्विशद्वती नदी के नाम से जाना जाता था। क्लियर है। आगे है, संविधान में राजभाषा का गठन करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को राजभाषा का अधिकार गठन करने का अधिकार दिया गया, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक की चर्चा किया गया है।
जो भाग अगर पूछ देगा तो भाग 17 में इसकी चर्चा किया गया है। राजभाषा के रूप में हिंदी को तथा लिपि देवनागरी को रखा गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गतिज पिंड की गति आधी कर दी जाए तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2mv² होता है। तो m को तो कांस्टेंट ही रखेंगे, द्रव्यमान को 1/2 रख लीजिए और x² की जगह पर x² रख दीजिए। मान लिया वेलोसिटी जो है वह x² है, गति x है तो x² रख लीजिए। अब गति को आधा कर दीजिए 1/2m। अब गति को अगर आधा कर देंगे तो आधा कर दिए लीजिए, गति को आधा कर दीजिए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 अगुने 1/4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यहाँ क्या है? 1/2 है, यहाँ 8² हो जाएगा, यहाँ 2² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। इसकी तुलना में ये कितना है? 1/4 है। वाइपर का विष मनुष्य के किस तंत्र पर प्रभाव डालता है? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सारा क्वेश्चन जितना बता रहे हैं सब क्वेश्चन को एगो को भी स्किप करके नहीं देखिएगा। निश्चित तौर पर आपको एक बेहतरीन सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। केसरिया कंपटीशन क्लास को अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। केवल वीडियो को देख के स्किप नहीं कर दीजिएगा, देख नहीं लीजिएगा चोरी छुपे, लाइक भी किया कीजिएगा ताकि केसरिया जो परिवार है वो आगे बढ़ सके, ताकि हम और बेहतर कर सके, इससे भी बेहतर कर सके। और आपका कमेंट जरूर आना चाहिए कि इसमें क्या कमी रह जाता है। क्लियर? तो सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र होता है। कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कपार्ट देखेंगे, कपार्ट का फुल फॉर्म पहले कभी कभी पूछ देता है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। यह कपार्ट जो है उसे इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर डी। आगे है, किस सिख गुरु ने मुगल सम्राट को एक पत्र जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल शासक को जफरनामा लिखा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। अब देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 ईस्वी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुई? मैंगलोर की संधि हुई, जिसके तहत यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। कुष्ठ रोग जीवाणु की खोज किसके द्वारा? हैंसन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। और नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट, CuSO4 नीला थोथा कहेंगे। CuSO4 कॉपर सल्फेट या इसी को नीला कशिश के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसके अलावा दो और भी याद रखेंगे जो बार बार पूछता है, सफेद थोथा या इसी को आप कहेंगे सफेद कशिश, जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट। इसके अलावा और एक याद रखेंगे, हरा कशिश या हरा थोथा। हरा थोथा किसको कहेंगे? फेरस सल्फेट, FeSO4 हरा कशिश कहा जाता है। क्लियर? तो आज यह धारा प्रवाह, ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज जो था वो समाप्त होता है।
आपसे रिक्वेस्ट केवल इतना है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ये एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। आने वाला एग्जाम में और जो एग्जाम हो रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम जो हो रहा है, वो निश्चित तौर पर उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ आज की सेवा को देते हैं विराम। केसरिया कंपटीशन आपके लिए ऑल द बेस्ट, और आपका एग्जाम अच्छा हो। ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छा हो, आपका तैयारी अच्छा रहे, आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अपने माता पिता का हमेशा सम्मान कीजिए। आज की सेवा को देते हैं विराम।